तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए, जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा देते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी, जो कि सियासी मसलों पर और किसानों से जुड़े मसलों पर बेबाकी से अपनी राय सामने रखते रहे हैं। इनके अलावा हमारे साथ बीजेपी नेता राजा बुंदेला मुंबई से जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और राजा बुंदेला जी के अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे आम आदमी पार्टी के नेता भोपाल से अक्षय हुनका, और लखनऊ से हमारे साथ कांग्रेस नेता आबिद हुसैन भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आजकल जो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चला हुआ है, उसके जो 3 सबसे बड़े चेहरे उभर कर सामने आते हैं वो हैं बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। तीनों ही नेताओं के बयान हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं, और देखिए उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार के मसले पर निशाने साधे गए हैं। और सवाल जो हमारा आज का है कि फंडिंग के सवाल पर खासकर बीजेपी और कांग्रेस को लेकर यह सवाल खड़ा होता है कि होंठ क्यों सिल जाते हैं। लेकिन पहले देखिए क्या क्या बातें कही गई रैलियों के मंच से। पूरी एबीसीडी उठा लीजिए, पूरी एबीसीडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। ए फॉर आदर्श घोटाला, बी फॉर बोफोर्स घोटाला, सी फॉर कोयला घोटाला। पूरी एबीसीडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है, और वे लोग औरों पे उंगली उठाते हैं। सब पार्टीज को देखें, बीजेपी को देख लें, कांग्रेस को देख लें, लेफ्ट फ्रंट को देख लें, सीपीएम को देख लें, सबको देख लें। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और बहुत मतलब आजकल बहुत लोग हैं जो इस पे मतलब अपना ओपिनियन देते हैं, भाषण देते हैं, सिर्फ भाषण देते हैं। मगर मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम सीधी बात है। हिंदुस्तान को लोकसभा और विधानसभाएं चलाती हैं। 4,500 विधानसभा में, तकरीबन 700-750 लोग लोकसभा में। पूरा हिंदुस्तान 5 साल में एक बार वोट डालता है, ठीक है। मगर वो जो 5-6 हजार लोग हैं, उनको विधानसभा में डालते कौन है? कितने लोग डालते हैं? नहीं, आप लोग नहीं डालते हो। आप लोग नहीं डालते हो। आप लोग सोचते हो कि आप लोग डालते हो। सिलेक्शन कौन करता है भैया? 200-300 लोग करते हैं, 400 लोग करते हैं, 500 लोग करते हैं। उनमें मैं शामिल हूं, उनमें हुड्डा जी शामिल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इस देश को कौन चला रहा है? मनमोहन सिंह चला रहे हैं? राहुल गांधी चला रहा है? सोनिया गांधी चला रही है? ना, सोनिया गांधी भी नहीं चला रही, राहुल गांधी भी नहीं चला रहा, मनमोहन सिंह भी नहीं चला रहा। कौन चला रहा है? मुकेश अंबानी। पता चल गया सबको, मुकेश अंबानी चला रहा है। मुकेश अंबानी इस देश को चला रहा है। तो सुनिए आपने तीनों नेताओं की बात, और आखिर में आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने इस्तीफा देने से पहले मुकेश अंबानी पर हमला बोला, निशाने पर कांग्रेस और बीजेपी को भी लिया, और इस्तीफा देने के बाद से लगातार इस मसले पर वो हमलावर हैं। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट को उन्होंने चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, चंद सवाल उनसे पूछे, और सीधे सीधे जो इशारा उन्होंने किया वो कॉर्पोरेट फंडिंग की तरफ किया, जो एक सांठगांठ का वो सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। और यहीं से सवाल होता है फंडिंग को लेकर, आखिर क्या सियासी दलों की चुप्पी या फिर एक साफ गोई की कमी इस तमाम आरोपों की वजह तो नहीं बन जाती। खैर, तमाम पहलू हैं इस चर्चा के, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सीधे हम रुख करेंगे आबिद हुसैन साहब का, लखनऊ में, जो कि मौजूद हैं। उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आबिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल सीधा है, भ्रष्टाचार को लेकर आपकी पार्टी में भी तमाम नेता हैं जो बड़े बड़े बोल बोलते हैं, लेकिन जब आता है सवाल चंदे का, उस पर चुप्पी साध लेते हैं। उसको लेकर पार्टी में वो साफ गोई नजर नहीं आती। जो भ्रष्टाचार के सवाल पर पार्टी छाती ठोक कर गिनाने लगती है कि हम आरटीआई लेकर आए, हम लोकपाल लेकर आए, लेकिन फंडिंग के सवाल पर पार्टी क्यों बगले झांकती हुई नजर आती है?
आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यह माना जाए कि कथनी और करनी में अंतर है? देखिए, कांग्रेस ने इस देश को चलाते हुए पूरे आज तकरीबन 66 साल में ज्यादातर समय कांग्रेस के गवर्नेंस का रहा है जी। और कांग्रेस पर कभी ये आरोप नहीं लगा कि उन्होंने फंड में कोई हेराफेरी की है। कभी नहीं लगा कि गवर्नर का हो, चीफ मिनिस्टर का हो या केंद्रीय मंत्री का हो या सांसद का हो, अगर इंडिविजुअल कहीं पर करप्शन में, आबिद साहब मैं एक रिपोर्ट का यहां पर हवाला देना चाहूंगा। एडीआर की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का जो समय है वो 2005 से लेकर 2011-2012 तक का ये समय है। उसके आधार पर रिपोर्ट तय की गई है। इसमें बाकायदा बताया गया है कि इस पीरियड के दौरान कांग्रेस का जो अज्ञात धन का प्रतिशत है वो है 82.5%। और आप कह रहे हैं कि हमेशा से कांग्रेस ने पारदर्शिता बरती है। ये अज्ञात धन किसका है? कौन इस धन के मालिक हैं? कहां से ये धन आया? सवाल यहीं से खड़ा होता है। 82.5%। किसे आप कह रहे हैं? आप अज्ञात धन किसे कह रहे हैं? जी, सवाल हम यही जानना चाह रहे हैं कि अज्ञात धन तमाम आशंकाएं पैदा करता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस अज्ञात धन के जो मालिक हैं उनके बारे में स्पेसिफिकली बता देना चाहिए? कहते हैं जी, आप मेरी बात, भट्ट साहब, अज्ञात और ज्ञात धन में अंतर तो बता दीजिए। अगर हमारे यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता और मेंबरशिप और तमाम तरीकों से पैसा आता है, उसको आप अज्ञात धन तो कह नहीं सकते। तो उनके नाम बता दीजिए, बड़े उनसे जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक कर दीजिए। और जब ये कहा जाता है कि जब ये कहा जाता है कि पार्टियों से अगर कोई फंडिंग के बारे में जानकारी हासिल करना चाहे तो उसको जानकारी मुहैया करा दीजिए। हमारे यहाँ प्राथमिक मेंबर बनने से लेकर हाँ, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में सारी पार्टियां आ जाएं तो इसको देखना ही पड़ेगा। लेकिन आप ही की सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिवली आप ही की सरकार ने, कैबिनेट ने मंजूर किया एक बिल को, तुरंत उसको संसद में ले आया कि 3 जून से ये कानून में बदलाव लागू हो जाएगा। सीआईसी ने जो आदेश दिया था उसको माना नहीं। फिर कैसे ये माना जाए कि जिन बातों को लेकर आप गंभीरता से रैलियों के मंच पर बात करते हैं उनको लेकर वाकई आप गंभीर हैं? जी, देखिए इसी तरीके की टेक्निकल कठिनाइयों के आधार पर जी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में सीधा स्पष्ट संदेश ये देती है कि जो जनता की अपेक्षाएं हैं, जो जनता के लिए बेहतर किया जा सकता है, वो जब ही हो सकता है जब कांग्रेस की पूरे बहुमत से एक बार सरकार हो। जब हम उन दलों के खिलाफ जिनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा, हमारे मैनिफेस्टो और उनके मैनिफेस्टो भिन्न रहे और हमें किसी न किसी सांप्रदायिक शक्तियों को रोक बनाकर हमें सत्ता को इसलिए सत्ता में आना पड़ा कि जनता पर दोबारा चुनाव का बोझ न पड़े और ऐसी सांप्रदायिक शक्ति ये बात बहुत अजीब लगती है सर। ये बात बहुत अजीब लगती है कि कांग्रेस को कौन सा सहयोगी दल अपने फंड की जानकारी देने से रोक रहा है। विभिन्न विचारधाराओं ये भी क्या गठबंधन की मजबूरी है कि कांग्रेस अपने फंड के बारे में खुलकर जानकारी नहीं दे सकती? ये भी गठबंधन की मजबूरी में डाल देंगे आप इसको भी? नहीं, ये बात हजम नहीं होती सर। कांग्रेस के फंड का, भट्ट साहब, कांग्रेस के फंड का ना ऐसा नहीं है। एआईसीसी में हमारे यहाँ जो भी फंड्स होते हैं, जो प्रदेश कांग्रेस तक जाते हैं, जो उनका सबका हमारे यहाँ ऑडिट होता है, उसका हिसाब होता है। हमारे यहाँ के ट्रेजरर बहुत तजुर्बेकार और बहुत ही समझदार और बहुत ही हिसाब किताब को देख रेख के रखने वाले श्री मोतीलाल वोरा जी एक एक चीज की लिखत पढ़त अपनी निगरानी में करवाते हैं और उसका सब कुछ सिस्टम है। कहीं हमारे ऊपर ऐसा आरोप नहीं है कि हमारे यहाँ फंड जो होता है वो छुपा के कहीं रखा जाता है। लौटते हैं आपके पास और भी पहलू हैं जिन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। राजा बुंदेला जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा बुंदेला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब मसला फंडिंग का आता है
और मसला भ्रष्टाचार का जब होता है तो बीजेपी काफी मुखर होकर अपनी बात सामने रखती है, कांग्रेस पर उंगली उठाई जाती है, बाकी दलों पर उंगली उठाई जाती है, लेकिन फंडिंग का एक ऐसा मसला है जहां पर तमाम पार्टियों के सुर एक ही नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, जहाँ तक आरटीआई का मसला है, मैं चाहता हूँ और मेरी व्यक्तिगत राय है कि सभी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। अब पार्टी हाईकमान का क्या फैसला है ये वो जाने। दूसरे में भट्ट साहब एक बात बता दूं, इस मुल्क में पैसे का इस्तेमाल हमने करना सीखा ही नहीं है। जो अंग्रेज़ हमें थोड़ी बहुत नसीहत दे गए, जो थोड़ी बहुत लयाकत दे गए, हम उसको भी नहीं ठीक से समझ पाए। इस मुल्क का दुर्भाग्य यह है कि हमने जो बुरी बातें थी, हमारी जो रूलर थे, हमने उनकी बुरी बातें सीख ली, उनकी अच्छी बातें नहीं सीखी, और जिसकी वजह से आज हम उसका परिणाम भुगत रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और थोड़ा बहुत हट के अगर आप राजस्थान में चले जाएं या मध्य प्रदेश में चले जाएं, सबसे ज़्यादा पैसा अगर चुनाव में खर्च होता है तो इन राज्यों में होता है, और बदतर स्थिति तो उत्तर प्रदेश और बिहार में होती है। केवल एक बार ऐसा हुआ था कि डॉक्टर सेशन करने के बाद चुनाव की प्रक्रिया को ध्यान में रख चुनाव करवाए गए थे, उसके बाद अब सख्ती हुई। लेकिन इसके पहले, जैसा आरिफ साहब कह रहे थे कि हम 60 सालों से 63 सालों से राज कर रहे हैं और हमारे कभी भी कोई घपले हमारे दिखाई नहीं दिए। ये पूरी दुनिया देख रही है कि पैसे का दुरुपयोग कैसे हुआ, कहां से हुआ और कब हुआ। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। इस मुल्क में गेहूं हजारों कुंटल सड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी गेहूं आम आदमी तक नहीं पहुंचता है, भूखे के पेट तक नहीं पहुंच सकता है। इसी तरह से करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च होते हैं, अरबों रुपए चुनाव में खर्च होते हैं, और गरीबी रेखा से राजा बुंदेला जी, ये बातें सारी अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको जो पीड़ा है, क्या एक पार्टी के तौर पर आपके दल को, आपकी आला कमान को पीड़ा है? अगर वो पीड़ा है तो फिर क्यों नहीं आपको फंडिंग के सवाल पर आप पारदर्शिता बरतते हैं? क्योंकि इस सवाल को लेकर कटघरे में बीजेपी को भी खड़ा किया जाता है आज। और जिस एडीआर रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा था, उस एडीआर रिपोर्ट में उसी समय के दौरान यह भी कहा गया है कि 73% धन बीजेपी का भी अज्ञात स्रोतों से आया था। आप जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं और आपके तथ्य भी सही होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह की जागरूकता आज मुल्क में है, मीडिया जिस तरह से पेनिट्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक। चलिए, लगता है कि तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है राजा बुंदेला जी से। सीधे हम रुख करेंगे कृष्णवीर जी का। कृष्ण जी, आपने तमाम बातें सुनी, आबिद साहब की भी और राजा बुंदेला साहब की भी। दर्शन यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है और बचाव की भी कोशिश यहाँ पर नजर आती है, लेकिन ये फंडिंग का जो मसला है, हम आपसे जानते हैं, एक निरपेक्ष राय आपसे मिल पाएगी यहाँ पर, कि ये जो फंडिंग का मसला है, इसको लेकर आखिर पेंच अटकता कहाँ पर है? आखिर क्या ऐसी बात है जो पार्टियों को परेशान करती है इस मामले में? आनंद, सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव आता है जी, तो जिस तरह से चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए खर्चे की, वो नहीं है। पूरा देश जानता है कि चुनाव चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, जो सीमा इलेक्शन कमिश्नर तय करता है उससे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ये हकीकत है। इसमें ट्रांसपेरेंसी तब तक नहीं हो सकती है ना जब तक चुनाव का खर्च का वहन करने की जिम्मेदारी सरकार स्वयं नहीं करेगी और इलेक्शन कमिश्नर पूरी तरह से, जो कमीशन है, वो इसको जिम्मेदारी लें। क्योंकि जो हम चाहते हैं पारदर्शिता की बात, चंदे की बात, अभी एक नया एक्ट बना दिया है सरकार ने, तो केंद्र सरकार ने तो, कि जो कारपोरेट हैं, कंपनी एक्ट बनाया है, और 10 कंपनियों ने तो ट्रस्ट भी रजिस्टर करा लिए हैं। वो चंदा देने के लिए ही वो ट्रस्ट बनाए गए हैं। पैसा हमेशा से उद्योग जगत के लोगों ने। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी होगी, वो ये कि उस एक्ट को लेकर भी कई कंपनियों ने बाकायदा अपना विरोध दर्ज कराया था कि हमें ऑन रिकॉर्ड ये ना बताना पड़े। सवाल यहां से भी खड़े नहीं होते हैं क्या? सवाल पूरी तरह से खड़े होते हैं। आखिर कारपोरेट तो हमेशा से राजनीतिक दलों को चंदा देता रहा है, पक्ष को भी देता है, विरोधी पक्ष को भी देता है, इसमें कोई दो राय अनंत नहीं है। हकीकत है, और हकीकत को स्वीकार करने में कोई अपराध क्या है राजनीतिक दलों को। और हमारा ये मानना है कि सबसे बड़ा जो समस्या है राजनीतिक दलों की, वो चुनाव है।
जी। और चुनाव के खर्चों को जब तक पारदर्शिता और पूरी तरह से सरकार वहन नहीं करेगी, ये नहीं रुकेगा किसी कीमत पर। हाँ, कम हो गया है, अब आप देखिए कि झंडे लगवाने का वो कर दिया है, पोस्टरबाजी कम हो गई है, तमाम चीज़ें इलेक्शन कमीशन का जो प्रभाव है, प्रभाव पड़ा है, बर्बादी रुकी है। लेकिन आज अगर हम ईमानदारी में देखें तो वोटों को बिकते भी हमने देखा है। अब जहां पैसे तक वोट लेने के लिए बंटते हों इस देश में, तो ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या, ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा है। और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए और स्वच्छता बनाए रखने के लिए आज इस देश को आवश्यकता है कि सरकार वहन करे, उसका एक अलग से बजट तैयार किया जाए और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से सभी राजनीतिक दलों को बराबर समय देते हुए खुद खर्च की व्यवस्था करेगा, तब सुधरेगा, अन्यथा ये चलता रहेगा। चौधरी साहब लौटते हैं आपके पास, हम सीधे रुक कर लेते हैं अक्षय हुनका जी का, भोपाल से हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अक्षय जी, इस मामले में कम से कम आपकी पार्टी को 2-4 नंबर फालतू मिल जाएंगे, क्योंकि एक एक पैसे का ब्यौरा आप अपनी वेबसाइट पर डालते हैं, लेकिन एक बिंदु, एक मसला ऐसा है जिसको लेकर आपको भी घेरा जाता है, और वो है विदेशी फंडिंग का। आरोप आप पर ये लगते हैं कि ये जो पैसा विदेशों से आ रहा है ये किसका है? हालांकि आप ये कहते हैं कि एनआरआईज का पैसा है, आपने किसी विदेशी कंपनी से पैसा नहीं लिया है, लेकिन जांच पड़ताल के घेरे में तो आप हैं ही। जी, मैं यहाँ पर 2-3 बातें बताना चाहूँगा। जो सबसे पहले कांग्रेसी नेता ने कही थी कि अज्ञात सोर्स क्या होते हैं, तो भाई साहब ये बहुत छोटी और ने दी है, उसके आगे नाम लिखा हुआ है अगर अक्षय का तो ये ज्ञात सोर्स है, और अगर नाम नहीं लिखा हुआ तो ये अज्ञात सोर्स है। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है। राजा मुंदेला जी ने अभी कहा कि उनका तो मन है कि भाई आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, लेकिन उनके आला कमान का मन नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र की बात जो आप पूरे देश में स्थापित करना चाहते हैं, अगर वो आपकी पार्टी के अंदर स्थापित नहीं है तो आप हिंदुस्तान में लोकतंत्र कैसे स्थापित करेंगे। तीसरी बात जो मुझसे पूछी गई है कि हम लोगों ने विदेशी लोगों से पैसा लिया है या नहीं लिया है, तो कानून के हिसाब से विदेश में रहने वाले हिंदुस्तानी अप्रवासी भारतीयों से पैसा लिया जा सकता है, और वो सारे के सारे हिंदुस्तानी क्या फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया गया है? किसी भी विदेशी मुल्क के आदमी, अक्षय जी, क्या फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया गया है? विदेशी नागरिकता ले ली हो, फोर्ड फाउंडेशन से एक पैसा भी नहीं लिया गया है आम आदमी पार्टी में। तो ये सवाल क्यों उठते रहे बार बार? ये फोर्ड फाउंडेशन का जिक्र बार बार क्यों आता रहा है? ये भी कहा जाता है कि जो एनजीओज आपको सपोर्ट करती है उनका पैसा लिया गया, फिर उस मनी को ट्रांसफर कर दिया गया इलेक्शंस के लिए। ये भी अपने आप में एक किस्म का भ्रष्टाचार है, इस पर भी आरोप लगते हैं। बीजेपी के नेता हर्षवर्धन ने तो बाकायदा कहा इस बात को कि फोर्ड फाउंडेशन का पैसा था, फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, किसी भी नहीं। उनके कह देने से अगर ऐसा यथार्थ में बदल जाता तो फिर तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देते। नहीं, आपके केजरीवाल भी तो कह रहे हैं कि अंबानी बीजेपी को चलाते हैं, अंबानी कांग्रेस को चलाते हैं, और वो कहते हैं कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बल्कि जो खर्च अगर सवाल आपको लेकर उठते हैं कि फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आपने ले रखा है, तो इसके बारे में भी तो पारदर्शिता होनी चाहिए। यानी कि कुछ चीजें तो हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, जो सवालों को जन्म दे रही हैं। तो वो सबूत लेकर के आ जाए, वो बोल दें कि सबूत की बात ये है, नहीं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। विधानसभा का चुनाव होता है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव चुनाव होता है, और अमेरिका के 4 शहरों में कॉल सेंटर चलाए जाते हैं। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए पूरी दुनिया के सामने? और फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आया है, इसमें कोई डिनायल आप नहीं कर सकते, ये लिया गया है पैसा। और उसके बाद आप देखिए, पाकिस्तान से आपको पैसा आ रहा है, मिडिल ईस्ट से आपको पैसा आ रहा है, आपको यूरोप से पैसा आ रहा है। आप ये बताइए कि ये एनजीओ राजनीतिक दलों का अंतर तो पता होना चाहिए, और जो पैसा सामाजिक कार्य के लिए आपने लिया उसको राजनीतिक दल में दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? समस्या क्या है? ये फोर्ड फाउंडेशन मालूम है आपको कौन चलाता है? अमेरिका की फोर्ड कंपनी का है वो। और फिर आप किस मुंह से कह रहे हैं कि आप कारपोरेट के पैसे पर नहीं चल रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका के 4 शहरों से कॉल सेंटर जो चले वो कारपोरेट के पैसे से नहीं चले? इससे बड़ा तो दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि अमेरिका में बैठ के भारत का चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये शर्मनाक बात है हमारे। अरे आनंद, चलिए, राजा कमाल की बात हो गई है। अगर विदेशी पैसा लेके इस देश को रूल करे तो कुछ नहीं। नहीं, ये बिल्कुल ये तो कमाल की बात हो गई है कि विदेशी से फंड लेके आप इस देश को रूल करें,
अरे ये कमाल विदेशी है। पैसा कहाँ और से, आप हम लोगों को यहाँ समझना का पड़ेगा पैसा कि ये लेकर विदेशी यही लोगों की इस्तेमाल बात नहीं करें कर तो रहे ये गलत हैं। है। हिंदुस्तान के आप वो लोग विदेशों जो से विदेश पैसा में ले रह रहे रहे हैं, हैं, यहाँ तक जो पाकिस्तान से अप्रवासी ले रहे हैं। भारतीय हैं, जो हिंदुस्तान आप के कल- वो लोग हैं जो अरे लायक तो लोग थे लेकिन और आप उन्हें ओपन हिंदुस्तान में क्यों नहीं नौकरी नहीं होते? मिल पाई। पाकिस्तान जिस के व्यवसाय- आतंकवादी, जो लोग नौकरियां नहीं कर पाए, जिनको पाकिस्तान के हिंदुस्तान में नौकरियां नहीं आतंकवादी, देती आप हिंदुस्तान की पार्टी- सरकार है, उनको अपना देश छोड़ करके फोड़ बाहर क्या विदेश में जाना अप्रवासी पड़ा है। भारतीय है? और ये ये तो बता- पाकिस्तान के पाकिस्तानी आतंकवादियों की बात नहीं, पाकिस्तान के आतंकवादी आप पार्टी के लिए ये ऐसे आरोप चंदा लगाने इकट्ठा से करने नहीं की चलेगा। अपील करते ये हैं बात समझनी और पड़ेगी। आपको आप पार्टी को पैसा आतंकवादियों से भेजते पैसा ले रहे हैं हैं, ये तो इस्तीफा उस पर है। देने के 24 घंटे के अंदर कितना आप किस पैसा आया प्रकार की वो भी इस बातें देश मीडिया के में सामने फैलाना है। चाहते हैं, आप किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को यूज इस करना चाहते तरीके हैं, की झूठ बात बोलने नहीं की भी है। आती है। आप दूध के धुले हुए नहीं हैं। आपने तो राजनीति के लोकतंत्र का मजाक बना दिया। सब आपकी ये आपने क्या बात अभी हुई कि आप इस एक तरह से मिनट प्लेटफॉर्म- आपने जिन आप लोगों को दुश्मनों से टिकट पैसा लेके, दिए हैं टेररिस्ट से उनका पैसा लेके करेक्टर एक देखिए प्लेटफॉर्म कैसे इस्तेमाल कर कैसे रहे हैं। बेईमान लोगों इस को आपने देश भर्ती के कर लिए रखा इससे बड़ा है। खतरा क्या हो सकता है? 12-12, 15-15 आप करोड़ सिद्धांत रुपए की बात बैंकों करके के डकार यहाँ के लिए लोगों को और आपके मारने की बात उम्मीदवार कर हैं रहे वो हैं। इस देश के अंदर राजनीतिक दलों में। किस ये बेईमान आदमी को सच्चाई टिकट है। दिया है? किस ये ईमानदारी है आपकी। ऐसे ईमानदारी चलती है अरे कि और ये सारे इस देश में भ्रष्ट और सफाई करेंगे। बैंकक्रप्ट इस लोग जो देश है इस तरीके में से ये आक्षेप सफाई लगा का देंगे एक तो ये सिंबल काम है। नहीं चलेगा। आक्षेप नहीं है। अक्षय कोई जी- आक्षेप की जरूरत नहीं है यहाँ। अक्षय जी मुझे कोई जरूरत नहीं आक्षेप लगाने की। अक्षय जी आपको हमने है आपकी कि वेबसाइट पैसे का- पढ़ी, हमने आपकी वेबसाइट पढ़ी थी। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के नहीं, नहीं। दौरान जो आपने डिक्लेरेशन दिया था उसमें आपने कहा था कि 63,000 लोगों से चंदा आया, 13 करोड़ रुपया भारतीयों से आया, 6 करोड़ रुपया विदेशों से आया। आज तक का अपडेट आपकी वेबसाइट पर मौजूद है, उसमें आपने देशों के नाम लिख रखे हैं, लोगों के नाम लिख रखे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठा है कि जिस चैनल से ये पैसा आ रहा है, जिन लोगों के नाम आप बता रहे हैं, क्या ये उन्हीं का पैसा है? एक सवाल यहां पर यह भी है। एक सवाल यहां पर यह भी उठता रहा है, चाहे आप एनआरआईज का नाम लीजिए, लेकिन विदेशी फंडिंग पर क्या पूरे तरीके से बैन नहीं हो जाना चाहिए? क्योंकि उस फंडिंग के अंदर बहुत सारे खेल होने का डर रहता है, बहुत सारी आशंकाएं बनी रहती हैं। आप जब दूसरे की फंडिंग को लेकर सवाल खड़े करते हैं, जब विदेशी फंडिंग का जब सवाल आता है, तो आप उसे क्यों जस्टिफाई करते हैं? नहीं, मैं फंडिंग और विदेशों में जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं उनके द्वारा दिए गए पैसे में फर्क है। विदेशों में कौन हिंदुस्तानी रह रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनको हिंदुस्तान में नौकरियां नहीं मिल पाई हैं, क्योंकि जिस प्रकार की सरकारें यहाँ पर रही, जिस प्रकार से प्रगति हिंदुस्तान की नहीं हो पाई है, तो एक पढ़ा लिखा युवा वर्ग बहुत बड़ा तबका क्या आप ये हिंदुस्तान जांचते से बाहर हैं, क्या आप ये नौकरियां करने चला जांचते गया। हैं वो कि सब नहीं रहना चाहते एक्स हैं जो यूएस खुद में, को यूके में, एनआरआई अमेरिका में एक्स और नाम दुनिया का भर के व्यक्ति देशों जो में, खुद को वो सब एनआरआई बता रहा है, वो पैसा उसी का है, उसके मार्फत कोई और पैसा नहीं भेज रहा? क्या आप इस बात को जांचते हैं? क्या सवाल तो यहां पर पारदर्शिता का यही उठा है ना कि आखिरी बिंदु तक पारदर्शिता होनी चाहिए, आखिरी सोर्स तक आपको नहीं, ये तो जानकारी होनी स्वाभाविक सी चाहिए। बात है। देखिए हुआ क्या है, आप ये जान लें कि अरविंद केजरीवाल ने योजनाबद्ध तरीके से एक एनजीओ चलाया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करके उन्होंने ये बुद्धि पाई कि एनआरआई से पैसा लेकर एक ऐसा एनजीओ तैयार किया जा सकता है जो इसके पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता नहीं है। बुंदेला जी, क्या और एनआरआई उन्होंने से वो पैसा किया आप है। नहीं लेते हैं? हम नहीं, उनकी किसी भी तरह मंशा जो पर आप कहीं आदमी कोई पार्टी डाउट नहीं पर करते सवाल ना, उठा रहे हैं, हमें क्या कोई एनआरआई शक से है। पैसा, लेकिन कम क्या से कम एनआरआई एक से point of पैसा view बाकी ये तो होना पार्टियां नहीं लेती चाहिए। हैं? क्या आप उस साहब को इसे उस बात को कहें? क्या एनआरआई से पैसा बाकी पार्टियां नहीं लेती हैं? नहीं वो लेती है, वो तो हमको तो ये पहले से ही दोषी ठहरा चुके हैं। आप ये मान लें कि ये लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो सब गलत तरीकों से आ रहा है, गलत मीन से आ रहा है। नहीं तो लेकिन इसका इनके पास जो मतलब पैसा आ रहा है बुंदेला जी, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आम आदमी पाकिस्तानी पार्टी से इस आया किस्म है, के सवाल और उठाती है तो गलत उसकी तरीके से जमीन आया है, इस उसकी तरह जमीन किसी भी बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों ने तैयार की है, ये तो पूरे क्योंकि हिंदुस्तान के पारदर्शिता बच्चे को आपने पता नहीं है कि भाजपा बरती है। कांग्रेस के पास 15 तो साल से पैसा चुनाव है, आयोग, अंबानी की जेब से 15 पैसा साल है। से चुनाव $1 आयोग की चीज को 8 इन डॉलर विषयों बेच में रहे हैं। पारदर्शिता की तो गुजारिश उसको कर रहा और है। उसके बाद उसकी में कई बार नरेंद्र सिफारिशें यहाँ पर आ चुकी हैं, उन सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी पार्टियों ने उन सिफारिशों पर अमल नहीं किया। क्या आपको नहीं लगता कि इन बातों ने जमीन तैयार कर दी? देखिए इस देश में जब तक, जैसा चौधरी साहब ने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया को नहीं बदला जाएगा, इस देश में हमेशा करप्शन चुनाव को लेकर रहेगा और पार्टी फंड को लेकर रहेगा। हम जब तक सर, राजा बुंदेला जी लौटेंगे। मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन आपने जो बात कही कि जब तक चुनावी प्रक्रियाओं को, चुनाव सुधार नहीं किए जाएंगे, तब तक तमाम बातों को लेकर एक तरीके से सही दिशा में नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि यह पहल करेगा कौन? क्या यह पहल पार्टियों के स्तर पर नहीं होनी चाहिए, जो दुहाई देती है भ्रष्टाचार की, जो दुहाई देती है चुनाव सुधारों की, जो दुहाई देती है पारदर्शिता की? जब लौटेंगे एक ब्रेक के बाद तो इस मसले को भी छुएंगे। बस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और आज कार्यक्रम में चर्चा इस मसले पर हो रही है, क्या भ्रष्टाचार और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर भी जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां जो हैं, उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि जब फंडिंग्स को लेकर बात की जाती है तो पार्टियां एक सुर में बात करने लगती हैं और सवालों से बिदकती हुई नजर आती हैं। सवाल ये कि इस विषय में पारदर्शिता क्यों नहीं। जनता के भी जहन में तमाम तरह की बातें घूम रही हैं। जनता क्या सोचती है, जनता क्या पूछना चाहती है, ये भी जान लेते हैं। मैं इन सभी राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं कि ये हर जगह भ्रष्टाचार मिटाओ भ्रष्टाचार मिलाओ कहते हैं, लेकिन ये अपनी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं लाना चाहते हैं। राजनीतिक दल हमेशा चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने से बचते हैं। क्या पारदर्शिता नहीं लानी चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार रुके? मैं राजनीतिक पार्टियों से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर वो चुनाव में बेनामी चंदा लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देती हैं। क्या राजनीतिक दल चुनाव में बेनामी पैसा लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं? क्या राजनीतिक दलों को चंदे में पारदर्शिता लानी चाहिए जिससे भ्रष्टाचार में रोक लगाई जा सकती है? ये चुनावी दौर में जो ये बेनामी चंदा लेते हैं, क्या इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलता? अगर इनके अनुसार इस भ्रष्टाचार को इससे बढ़ावा नहीं मिलता है तो ये अपने आप को आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं लाना चाहते हैं? तो जिन लोगों के बीच रहकर राजनीतिक दल अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हैं, वही लोग सियासी दलों से सवाल पूछ रहे हैं और सवाल बेहद बुनियादी हैं। जनता के जहन में तमाम तर्क नहीं उतर पाते। जनता बेहद मौलिक सवाल यहां पर पूछ रही है। अपने मेहमानों के संज्ञान में 2-3 बातें यहां पर डालना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं राजा बुंदेला जी और आबिद हुसैन साहब मुझसे सुन रहे होंगे, क्योंकि इन बातों के बाद सवाल मैं दरअसल उन्हीं से करने वाला हूं। ये जो राजनीतिक पार्टियों के हिसाब किताब में पारदर्शिता को लेकर 15 साल से सर चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है। शुरुआत 15 जुलाई 1998 में की गई और यह कहा गया कि हर साल राजनीतिक दल अपने अकाउंट का ऑडिट कराएं। उसके बाद 2004 में एक बार फिर से आयोग ने अपने सुझावों को, प्रस्तावों को याद दिलाया। यह प्रक्रिया आज तक जारी है, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी कदम इस मसले को लेकर अब तक सियासी दलों की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। सवाल हमारा सीधा आबिद हुसैन साहब से है। आबिद साहब, क्या डर लगता है इस दिशा में आगे बढ़ने से? क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव सुधार की दिशा में एक बेहद अहम कदम होगा अगर पार्टियां अपने स्तर पर आगे बढ़ती हैं? इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। सवाल हमारा आपसे यह भी है, क्या जनता को यह जानने का हक नहीं है कि जिस पार्टी में वो विश्वास जता रही है, जिस पार्टी को चुन रही है, उसके पास पैसा कहां से आ रहा है, किसके पास से आ रहा है? यह क्या जानने का हक जनता को नहीं है? देखिए, आपने जो सवाल किया है इसका जवाब मैं दूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरा सवाल पूरे तरीके से जवाब का सुनने तक सब लोग खामोशी से सुनेंगे तो कांग्रेस पार्टी का सालाना बाकायदा ऑडिट होता है। ये बिल्कुल गलत आरोप है कि कांग्रेस का ऑडिट नहीं होता। नंबर 1, साफ तौर से कैंडिडेट को यह आगाह करती है कि जो भी लिमिटेशंस और जो भी नियम कायदे इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित किए गए हैं उसी की सीमाओं में रहकर वो चुनाव लड़ें। कुछ जोश में कुछ कार्यकर्ता अगर अपनी तरफ से कुछ करते हैं तो वो उस पर कंट्रोल चुनाव आयोग को करना चाहिए। वैसे तो मेरी निजी राय जाती तौर पर यह है कि सभी पार्टियों को, संसद सदस्य के 543 सदस्यों को मिलकर बैठकर चुनाव की प्रक्रिया पर भी करना चाहिए। कांग्रेस ने और मरहूम राजीव गांधी जी ने 18 साल के वोटिंग अधिकार इसीलिए दिए थे कि नौजवान बढ़ चढ़कर वोट करके अपने भविष्य उज्जवल और देश की हित में सरकारों को चुनेंगे। आज अभी जो 4-5 इंटरव्यू दिखाए गए में कि उन्होंने सवाल किए, उनको वोट डालना चाहिए। जनता को उनके वोट का अधिकार समझाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो अगर सभी पार्टियां तय कर ले तो इलेक्शन कमीशन को इस देश में वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, कर देना चाहिए। इस देश में वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, एक के बाद एक रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आप केवल जनता पर दोष नहीं मर सकते। नहीं, बढ़ रहा है। जनता सवाल खड़े कर रही है तो उस पर दोष मत दिया जाए। ये बढ़े नौजवान वर्ग, सुनिए, नौजवान वर्ग, मैं जनता पर दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं तो क्रेडिट दे रहा हूं। मैं जनता पर दोष भट्ट साहब नहीं लगा रहा हूं, मैं तो क्रेडिट दे रहा हूं कि नौजवानों को वोटिंग में भागीदारी बनाने के लिए राजीव गांधी जी ने 18 साल के लोगों को वोटिंग राइट दिए थे। कांग्रेस का कदम था।
वही और लोग अगर वो मांग बढ़ कर रहा रहे है हैं तो कि ये कांग्रेस पार्टियां जी के अपने उन अज्ञात सपनों सोर्सेस की का जो पूर्ति फंड है हो रही उनके बारे में बता जो दें। उन्होंने नौजवानों को सत्ता बेनामी के चंदे का चुनाव में हिसाब और किताब वोट दे दे को पार्टियां। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के अगर आपके कल्पना की कार्यकर्ता थी। ने आपको 5 रुपए भी दिए तो उस 5 रुपए का हिसाब किताब पब्लिक डोमेन में कांग्रेस क्यों ना का हो। फंड, हाँ बिल्कुल दे दें। अभी अभी डॉक्टर चौधरी ने जो सवाल पूछा था, मैं यही तो कह रहा हूं कि अभी 4 दिन की जन्मी आप पार्टी, जिसने अभी जन्म लिए हुए ठीक से घुटनों चलना नहीं शुरू किया, और उनको एनआरआई के लोगों ने जो चंदा दिया वो एनजीओ चलाने के लिए, क्या ये चंदा इलेक्शन लड़ने के लिए दिया? क्या ये चंदा धरना प्रदर्शन के लिए दिया? उन्होंने तो जनहित के लिए जो एनजीओ जिस उद्देश्य से बनाई गई थी उन कार्यों के लिए दिया, लेकिन क्या उन्होंने हटकर उससे काम किया? ये भी एक जांच का विषय है। चलिए हम सीधे रुक करते हैं राजा बुंदेला जी का। राजा जी, फोर्ड क्या और नहीं अमेरिका लगता में आपको कॉल कि सेंटर बेनामी चलकर चंदे को लेकर जो हिंदुस्तान समय के समय अंदर पर चुनाव बहस में होती भागीदारी है, हो, आशंकाएं ये भी लोगों एक के जहन में उसका आती हैं, विषय है। सवाल उठते हैं, अगर इन चीजों को लेकर पारदर्शिता आएगी तो इससे जवाबदेही भी बढ़ेगी, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और पब्लिक के बीच एक साफ संदेश भी जाएगा। पब्लिक को एक यकीन आएगा कि जिन लोगों को हम चुन रहे हैं वो शुरुआत से ही एक सीधी लकीर के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं, उसमें कहीं दाएं बाएं का स्कोप नहीं है। चाहे आपने किसी से फंड लिया हो, लेकिन उसको उजागर तो कर दीजिए। ये बेनामी जो चंदे का सवाल बार बार सामने आता है, जो आशंकाओं को जन्म देता है, कि आपको नहीं लगता कि आज इसको समूल नष्ट करने की जरूरत है? दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर इस सोर्स के अंतर्गत आप कोई फंड ले ही नहीं सकते। क्या यह भारत में कानून नहीं बन जाना चाहिए? राजा बुंदेला जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है सवाल हमारा नहीं पहुंच पाया है राजा बुंदेला जी तक, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लगता है संपर्क टूट गया है। जैसे संपर्क होगा उनसे हम बातचीत करेंगे। सीधे हम रुक करते हैं अक्षय हुनका जी का। अक्षय जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी पार्टी के पास जो भी फंड आया है पिछले दिनों में, आपने उसका पूरा ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर दे रखा है, बाकायदा लोगों के नाम डाल रखे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ एक पहलू ऐसे हैं आपकी फंडिंग से भी जुड़े हुए जिनको लेकर सवाल अगर उठते हैं तो वहां पर भी और पारदर्शिता की जरूरत है? क्योंकि आपके नेता जब आरोप लगाते हैं तो वो ये कहते हैं कि इन बातों का जवाब दिया जाए, और जब आप पर आरोप लगते हैं तो आप उन सवालों से बचते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि और पारदर्शिता की जरूरत आपके स्तर पर भी है? नहीं, मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार है कि भाई एनआरआई से जो पैसा आ रहा है उसमें और ज़्यादा पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है, तो हम वेबसाइट में कुछ और डिटेल्स से रिलेटेड डाल देंगे। ये सब मैं जो मूल मुद्दा बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास जो भी पैसा आ रहा होता है, जिस तरीके से लोगों को पदभ्रमित करके भाजपा और कांग्रेस वाले बोलना चाहते हैं कि ये विदेशों का पैसा है, विदेशियों का पैसा है, ये आम आदमी हिंदुस्तानी लोगों का पैसा है जो बेचारे विदेश में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को हिंदुस्तान में नौकरियां नहीं मिली, क्योंकि हिंदुस्तान में उतनी प्रगति नहीं हुई है। इसको लेकर के पारदर्शिता में अगर एक और स्टेप आगे बढ़ जाना तो हम तो इसका स्वागत करते हैं, और अगर किसी और प्रकार की जानकारी को वेबसाइट पर ओपन कर देने से और ज़्यादा बेहतरी होगी तो हम उसमें कोई भी संकोच नहीं है। मुझे लगता है हम लोग बहुत ओपन है इस चीज़ को लेकर के, और जो भी और जानकारियां अगर लगती हैं कि कुछ और जानकारियां डाली जा सकती है तो हम स्वागत करते हैं और हम उसको तुरंत डाल देंगे, उसमें कोई भी परहेज नहीं है हम लोगों को। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, भाजपा और कांग्रेस के साथ में, भाजपा के नरेंद्र मोदी 200 करोड़ रुपए एक चाय के ऊपर खर्च कर देते हैं। 200 करोड़ रुपए में पूरे हिंदुस्तान का चुनाव लड़ा जा सकता है लोकसभा का, बहुत आसानी के साथ में। तो ये समझना पड़ेगा कि इनके पास में ये सारा का सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, और जनता को ये साफ साफ दिख रहा है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। ये सिर्फ बोल देना कि हम 5-5 रुपए का हिसाब किताब नहीं रख सकते, सिर्फ इस बोल देने से काम नहीं चलेगा। अगर एक पार्टी इसका हिसाब किताब रख सकते तो उनका नैतिक दायित्व है कि बाकी पार्टियां भी। चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं राजा बुंदेला जी का। आपने जो सवाल उठाया है यहाँ पर, एक चाय पर जो चौपाल जो हुई थी उसको लेकर जो आपने सवाल किए हैं, राजा बुंदेला जी, सवाल हमारा भी यही था कि जो एक बेनामी चंदे की बात यहाँ पर आती है वो तमाम आशंकाओं को, तमाम आरोपों को और तमाम बातों को जन्म देती है। जनता के बीच में भी इससे एक गलत संदेश आता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस दिशा में और पारदर्शी होने की जरूरत है? जैसे कि आपने अक्षय हुनका को भी सुना, चाय पर 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, रैलियों पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इन बातों, इन आरोपों के तार जाके बेनामी चंदे से जुड़ जाते हैं? अब थोड़ा सा वक्त मुझे दे दीजिए। आबिद साहब ने भी यही कहा था कि बगैर रुके टोके मुझे सुन लीजिए, और ये अक्षय कुमार जी ने भी।
पहली बात तो यह है कि जिस तरह से पूरा सिस्टम चल रहा है उसी सिस्टम में सारी पार्टियां वर्क कर रही हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीजेपी उस सिस्टम से अलग हट के काम कर रही है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आरटीआई से अब कोई बच नहीं पाएगा। जिस तरह से मीडिया पेनिट्रेटिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, हमें आज नहीं कल तो जनता के सामने अपनी पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। लेकिन हम पेड़ को ऊपर से ठीक कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि पेड़ को जड़ों से क्यों नहीं ठीक करें? आप क्यों नहीं जर्मन का मॉडल करते हैं कि पार्टी कैंडिडेट दे और चुनाव का पैसा केवल चुनाव आयोग खर्च करे, अपने पार्टी अपने कैंडिडेट के हिसाब से उतना चंदा जमा करके चुनाव आयोग को दे। ये जिम्मेदारी क्यों नहीं चुनाव आयोग को मिलती है? दूसरी सबसे बड़ी समस्या, अनिल जी सुन लीजिए, हमारे जो चुनाव आयोग के कमिश्नर चुने जाते हैं वो सत्ताधारी पार्टी चुनती है, वो उनके गुलाम होते हैं। और अक्षय कुमार जी कह रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए चाय में खर्च होते हैं, तो इनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 16 करोड़ रुपए खर्च किए हैं शपथ ग्रहण समारोह में, जो आम आदमी की शपथ ग्रहण समारोह थी। इन्होंने कहा बड़ी कारें नहीं लेंगे, बड़ी कार में घूम गए। ये बेकार की बातें हैं, बेमानी बातें हैं कि मेरी कमीज इसकी कमीज से ज्यादा गंदी क्यों है तो उसकी कमीज पे थूक दो। हमें सिस्टम को बदलने के लिए एक बार मिल बैठ के सोचना पड़ेगा। जैसा चौधरी साहब कह रहे हैं कि सिस्टम को बदलने के लिए हमें सोच बदलनी पड़ेगी, व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करके हम सिस्टम को नहीं बदल पाएंगे, वरना जिस तरह से यह सिस्टम चल रहा है उसी सिस्टम में सारी पार्टियां काम करेंगी। आप उत्तर प्रदेश में जाके देखिए किस तरह से डंडा झंडा और पैसे और बंदूक की जोर पर चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी करेगी। उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस किया है कि अब कोई ट्रांसफर नहीं हो गए। उन्होंने डीएम ट्रांसफर किए हैं, एसपी ट्रांसफर किए हैं, यहां तक कि दरोगा बिठा दिए हैं कि कहीं कोई वोट नहीं पड़ेगा। ऐसे उसमें सिस्टम में आप कहां उम्मीद रखते हैं कि ईमानदारी से काम होगा? जी चलिए राजा बुंदेला जी, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने कहा कि जमाना ऐसा आ रहा है, इस देश में माहौल ऐसा बन रहा है कि आरटीआई के दायरे से कोई भी दल बच नहीं पाएगा। अब मैं इसी से जुड़े सवाल आपसे भी करूंगा और हमारे आबिद साहब से भी मैं करूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको ध्यान होगा सीआईसी यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग ने 3 जून 2013 को एक आदेश दिया था जी। उसमें उन्होंने कहा था कि सभी पार्टियां आरटीआई के दायरे में आती हैं क्योंकि ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि ये सरकार से टैक्स रिबेट लेती हैं, क्योंकि ये सरकार की सरकारी जमीन पर इनके ऑफिस चलते हैं। बाकायदा डिटेलिंग उसके अंदर है, कहें तो मैं वही बता दूंगा। खैर छोड़िए उस बात को, लेकिन जब वो मसला उठा तुरंत सरकार संशोधन लेकर आई और उस संशोधन में बीजेपी भी कांग्रेस के साथ खड़ी थी। सवाल यह है कि आप पारदर्शिता को लेकर, आप साफ गोई को लेकर कांग्रेस पर उंगली तानते हैं, कांग्रेस आप पर उंगली तानती है, लेकिन इस मसले पर तो आप एक जैसे हैं। आप कह रहे हैं सिस्टम बदलना होगा। अगर सिस्टम बदलने की दिशा में किसी संस्था ने कोई कदम बढ़ाया है तो आपने उसका सपोर्ट करने के बजाय, उस पारदर्शिता को बढ़ावा देने के बजाय आपने तर्क खड़े कर दिए। क्या जवाब है? राजा बुंदेला जी पहले आप और उसके बाद आबिद साहब आप। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जिस हिसाब से पूरी पार्टियां फंक्शन कर रही हैं उसी हिसाब से इस देश में दूसरी पार्टी भी फंक्शन करेगी। मैं अलग से कोई पाला बीजेपी नहीं खींच सकती है। जहां तक पारदर्शिता की बात है, नरेंद्र मोदी को उठा के देख लीजिए ना, कितने आरोप लगे हैं, आज वो साफ निकल के आए हैं ना। देखिए, जब तक आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों ना सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेकर ये कहती है कि नहीं, सारी पार्टियां आरटीआई के तहत आएंगी और हर पार्टी को अपनी जवाबदेही देनी होगी। अगर चुनाव आयोग नहीं कर पा रहा है, संसद नहीं कर पा रही है, राजा जी क्या इसका संदेश ये नहीं जाएगा कि इस देश का सियासी सिस्टम फेल हो गया है? सारी पार्टियां अगर इन बातों में भी सुप्रीम कोर्ट को कदम उठाने पड़ेंगे तो फिर आप क्या कर रहे हैं सर? फिर पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं? हेलो राजा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क हमारा लगता है टूट गया राजा बुंदेला जी से। चलिए आबिद साहब के पास सीधे रुक कर लेते हैं। आबिद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश दिया, उस आदेश को पलटने के लिए सरकार ने तुरंत संशोधन लाए, संसद में उसे पेश कर दिया, फिर वो कमेटी के पास चला गया। मैं इसमें बहुत स्पष्ट जी ठीक है। आपका अगर प्रश्न पूरा हो गया तो मैं इसका जवाब दूं। देखिए, ऐसा है कि संशोधन या सुझाव नहीं होते हैं। संशोधन और सुझाव इसलिए दिए जाते हैं कि उनको इस नजरिए से देखा जाए कि जनहित में, देश हित में क्या है।
और हम प्रेजेंट व्यवस्था के बीच में व्यावहारिकताओं को रखते हुए हम क्या इम्प्लीमेंटेशन कितनी हद तक इसका कर सकते हैं। 543 संसद सदस्यों का ये सदन होता है। हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर सिर्फ 543 सांसद सदस्य के उस संसद भवन तक पहुंचने तक तो अपनी पार्टी और अपने पार्टी की विचारधाराओं से जुड़े रहें, लेकिन जिस समय वो अंदर जाके बैठे उस वक्त उनकी प्राथमिकता जनहित और देश हित में होनी चाहिए। कोई भी संशोधन हो या कोई भी प्रस्ताव हो उस पर बहस होनी चाहिए, उसमें अवरोध नहीं होना चाहिए। उसमें डिबेट के लिए ही संसद सदस्य बनाई गई है ताकि सारे पहलुओं पर गौर हो और एक अच्छा प्रशासनिक कदम उठाकर कोई ऐसा नियम और कायदा बनाया जाए जिससे देश की जनता और देश के हित में वो हो। वो नहीं होता है। इसलिए बहुत सी चीज़ें उन व्यवहारिकताओं से हटकर फिर कमेटियों के जिम्मे जाती हैं। कमेटियों में जितने सदस्य होते हैं वो बैठकर जब उसके फैसले करते हैं, और बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जिसमें सारे संसद सदस्य एक मत होते हैं, वो फैसले हो जाते हैं। आबिद साहब लौटते हैं आपके पास लौटते हैं। कृष्णवीर चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। कृष्णवीर जी, मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर आप अपनी बात कह लीजिएगा, अपना सवाल भी पूछ लीजिएगा। सवाल ये है, जो बातें आपने सुनी राजा बुंदेला जी की, जो बातें आपने सुनी आबिद साहब की, अब मेरा सवाल सीधा सीधा है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश दिया था, क्या वो जनहित देश हित के खिलाफ था, या फिर जो नजरिया यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का सामने आ रहा है वो जनहित और देश हित के अंदर है? सवाल नीति का है, नियत का है, क्या है ये? देखिए, जो सीआईसी का आदेश था वो बहुत सही था, देश के हित में था, लोकतंत्र के लिए था, देश के भविष्य को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। चुनाव प्रक्रिया में आज जो भ्रष्ट व्यवस्था चल रही है उसमें और सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। मेरे भाई आबिद हुसैन जी एक बात कह रहे थे, मुझे अच्छा लगा कि 543 सांसदों को देश के हित में काम करने के लिए बात होनी चाहिए। बहुत ही सटीक और बहुत अच्छी बात की। आबिद जी, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये तो चलो हम ये बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जब किए जाते हैं तो वो संसद में नहीं रखे जाते, उन पर कोई बहस नहीं होती। इंटरनेशनल ट्रीटी सरकार साइन कर देती है, देश को बहुत परेशानियां कई बार उठानी पड़ती हैं। ये एक ऐसा मुद्दा मैंने आपसे कहा क्योंकि ये भी देश हित का बड़ा मुद्दा। बिना बहस के कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता संसद में बहस के बिना पास किया जाना क्या आप उचित मानते हैं? मेरा आपसे एक सवाल है, आप क्या मानते हैं? मेरा सवाल राजा बुंदेला जी से भी और आपसे भी है, दोनों राजनीतिक दलों के लोगों से, कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता सरकार अगर करती है तो पहले संसद में बहस। मैं भी इसका जवाब दे देता हूं, मैं भी इसका जवाब दे देता हूं, फिर आगे के प्रश्न आप आगे कीजिएगा। जी। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय या और विदेश मंत्रालय की होती हैं, जिनकी गोपनीयता से देश का हित होता है, जिसकी गोपनीयता से देश का हित होता है। हर चीज अगर हमसे मुराद संसद के मंत्रिमंडल के सदस्यगण या जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, उन अवस्था में हर चीज को सड़क के ऊपर या आवाम के बीच में या पब्लिक में लाकर बहुत से देश के नुकसान हो सकते हैं। एक ऐसा बहुत से चीजें आती है। हाँ, ये जरूर आपका प्रश्न का जो आधार है वो बेहतर है कि संसद में एक स्वच्छ हेल्दी बहस होना चाहिए। हर जो इशू जनता के और पब्लिक के इंटरेस्ट के ऐसे हैं जिसमें अगर संसद में साफ तरीके से बहस की जा सकती है, उसमें गोपनीयता की प्राथमिकता नहीं है, चाहे वो गृह मंत्रालय के हों, चाहे विदेश मंत्रालय के हों, चाहे रक्षा मंत्रालय के हों, तो उनको छोड़कर बहस होनी चाहिए और बहस की भी जाती है। लेकिन हमारे साथ हमारे यहाँ एक देश में जहाँ लोकतंत्र पर हम गर्व करते हैं, वहाँ एक दुर्भाग्य भी हमें देखने को मिलता है कि जब संसद सदस्य बैठकर बात करते हैं तो हम इसलिए विपक्ष के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं कि उसने बात कही है वो देश हित में है या नहीं, ये नहीं देखते, बल्कि विपक्ष की तरफ से आ रही है इसलिए हमें उसका विरोध करना है। ये उद्देश्य सभी पार्टियां अडॉप्ट करती हैं, ये गलत है। जनता का इंटरेस्ट, देश का इंटरेस्ट प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहिए।
मैं समझता हूं मेरा आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। आबिद हुसैन जी, आपने जो कहा है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय देश की सुरक्षा के हित में बहस नहीं की जा सकती, लेकिन जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितने देशों के साथ किए हैं। अमेरिका के संसद में पहले कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी हस्ताक्षर करने से पहले फाइनल ड्राफ्ट रखा जाता है, उस पर बहस होती है। मेरा यह कहना है कि आज बाजारीकरण और उदारीकरण के दौर में जो बाजार की ताकतों का खेल विकासशील देशों के साथ हो रहा है, उससे बचने के लिए एक स्वस्थ बहस की परंपरा की आज देश को आवश्यकता कमर्शियल एक्टिविटीज पर। जी 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 चौधरी साहब थोड़ा सा हालांकि विषयांतर हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी इस पर राजा बुंदेला जी से चाहेंगे। जो चौधरी साहब ने यहाँ पे बात उठाई है, बुंदेला जी बहुत संक्षेप में अपनी बात कह दीजिएगा, क्योंकि फिर इस मसले से जुड़ा जो हमारा आज का विषय है उससे जुड़ा मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा। बुंदेला जी। नहीं, मैं संक्षेप में ही बोलूंगा जी। मैं ये कह रहा हूं कि चौधरी साहब की इस रामराज की कल्पना की मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये और किसी देश में कहीं नहीं है। जहां तक ट्रीटी का सवाल है, दूसरे संबंधों का सवाल है, उस पर निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये कह के अगर बचा जाए कि ये सीक्रेटिव है और इससे देश के लोगों को नुकसान है, तो ऐसी चीजें जो देश के लोगों को नुकसान है वो चर्चा पर आए ही क्यों, वो पटल पर आए ही क्यों, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। बुंदेला जी, मेरा आखिरी सवाल जो आज का हमारा विषय था उससे जुड़ा मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आपसे मेरा आखिरी सवाल अब ये है और आगे बढ़े जी मुझसे, आप जो अब हमारा आज विषय था उससे जुड़ा मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये जो बेनामी फंड को लेकर जो हम बात कर रहे थे आज, इसके तमाम पहलुओं को हमने छूने की कोशिश की, क्या इसमें कहीं एक पक्ष ये भी तो नहीं कि कंपनीज दरअसल नहीं चाहती हों कि उनके नाम सामने आए, उनकी पॉलिटिकल फंडिंग सामने आए, और एक जो आरोप लगता रहा है पॉलिटिकल पावर और कॉर्पोरेट पैसे का, उसके नेक्सस का जो आरोप लगता रहा है, क्या ये भी पहलू यहाँ पर जुड़ जाता है? और दूसरी बात ये, क्या इस दिशा में अब नए सिरे से विचार करने और कानून बनाने की जरूरत नहीं है? बुंदेला जी, पहले आप। निश्चित तौर पर जो आदमी पैसा गलत तरीके से दे रहा होगा, गलत जगह दे रहा होगा, वो चाहता है कि उसका नाम ना आए, और दूसरे जो पार्टी पक्ष में है उसको भी पैसा दे रहा है, जो विपक्ष में है उसको भी पैसा दे रहा है, और जो पार्टी पक्ष विपक्ष में ना भी होते हुए भी चुनाव लड़ रही है उसको भी पैसा दे रहा है, तो वो अपना नाम किसी के साथ जोड़ना नहीं चाहेगा। ये बिल्कुल सही बात है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि व्यवस्था को बदलने के लिए हमें प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी। हम पेड़ को ऊपर से कितना भी साफ कर लें, ट्रिम कर लें, लेकिन वो पेड़ हरा भरा नहीं होगा जब तक उसकी हम जड़ों को ठीक नहीं होंगे। चुनावी प्रक्रिया में कठोरता आनी चाहिए, उसमें एक डिक्टेटरशिप अगर कहें तो वो होनी चाहिए। उस वक्त केवल चुनावी प्रक्रिया होनी चाहिए, बाकी और कोई बात नहीं होनी चाहिए। आबिद साहब, आपका पक्ष। चलिए, अब तो खत्म हो गया। आबिद साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम किसी भी अच्छे स्वस्थ ऐसे प्रस्ताव का जो जनहित में है, देश हित में है, कांग्रेस हमेशा उसका स्वागत करती है। चलिए चौधरी साहब, एक आखिरी टिप्पणी आपसे। टिप्पणी ये, क्या आप इस दिशा में वाकई एक गंभीर पहल हो पाएगी इस मौजूदा व्यवस्था के तहत ही? क्या पार्टियां अपने स्तर पर कोई गंभीर कदम उठा पाएंगी? क्या उस दिशा में हम बढ़ पाएंगे? देखिए, जहाँ तक फंडिंग का सवाल है, कारपोरेट फंडिंग है, वो तमाम राजनीतिक दल लेते हैं और देश के अंदर से लेते हैं। अब तो एक और मुसीबत आ गई है, विदेशी कंपनियां जो आ रही हैं वो अपनी लॉबिंग के लिए पैसा दे रही हैं। ये भी तो राजनीतिक दलों के लोगों को ही जा रहा, सरकार के तमाम लॉबिंग करने वाले लोगों। ये लॉबिंग का खेल जो है ये और खतरनाक है, चुनाव को और खराब करेगा, चाहे विदेश से हो रही है लॉबिंग या देश से हो रही है। मेरा कहना यह है कि इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चुनाव में सरकार को पूरी तरह फंडिंग की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए। आज कोई भी ईमानदार और अच्छा आदमी वर्तमान व्यवस्था में चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकता, क्योंकि जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं और अभी भी परिस्थितियां ईमानदारी की तरफ नहीं है। ये हकीकत है। कोई लैपटॉप बांट रहा, कोई टेलीविजन बांट रहा, कोई साइकिल बांट रहा, कोई स्कूटी बांट रहा है। ये भी तो एक भ्रष्ट व्यवस्था को बढ़ावा देने का तरीका है। जनता से, आम जनता से लिए हुए पैसे का दुरुपयोग है। वोट के लिए तमाम हथकंडे हैं। इसमें सख्ती अपनाई जानी चाहिए और चुनाव सुधार सबसे पहली आवश्यकता है, तभी ये भ्रष्ट व्यवस्था बचेगी। उस दिशा में तो सुप्रीम कोर्ट ने खैर एक गाइडलाइंस
एक तरीके से एक अपने ऑर्डर में मजबूरी में जी फ्रीबीज को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। खैर, हम चलते चलते अक्षय उनका जी से बात करेंगे। अक्षय साहब, इस पूरी चर्चा के दौरान एक जो मसला आया विदेशी फंडिंग का, बेशक आप ये दावा करें कि एनआरआई से आपको फंड हो रहा है, लेकिन चूंकि पैसा विदेश से आ रहा है इसलिए तमाम आशंकाएं वहां पर बनी रहती हैं। एक सवाल अक्सर ये भी उठता है, क्या विदेशों से फंडिंग पूरी तरह बैन कर देनी चाहिए देश की पॉलिटिकल पार्टीज को? आपकी क्या सोच है इस मसले को? रिपीट करो सवाल। अक्षय जी, सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है कि विदेशों से पूरी तरह से इसकी फंडिंग बैन करने की जरूरत नहीं है अगर वो एनआरआई से फंड ले जा रहा है, लेकिन अगर वो पूरे देश हित में ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर फैसला हो सकता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी, आपका अपने नजरिया सामने रखने के लिए। तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। जनता मांगे जवाब में आज इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।